अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी देर वेट करते हैं लोगों की ज्वाइन करने का और उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोग मुझे जल्दी से बता दें मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। हैदर अली भी चैट में मौजूद है वीडियो पे। हैदर, नाइस टू सी यू। बिल्कुल, शुरू करते हैं। अभी हमारे पास लोग बहुत कम हैं, पता नहीं क्यों आज। ऑन एवरेज हमारे पास तकरीबन 200 टू 250 स्टूडेंट्स होते हैं। अभी तक सिर्फ 60 ने ज्वाइन किया है। 2-3 मिनट और वेट करते हैं, अगर नहीं आते तो फिर कंटिन्यू करते हैं हम। अच्छा जी, क्लास स्टार्ट करते हैं हम। वालेकुम सलाम। जो लोग भी सलाम कह रहे हैं तमाम लोगों को।
ये हमारी लास्ट क्लास का कोड है बेसिकली, शायद याद हो आप लोगों को। अच्छा, इसमें जो बेसिक टाइप्स थी ऑलमोस्ट तकरीबन हमने कवर कर ली थी। हमने पहले ही दिन हम लोगों ने देख लिया था बुलियंस, नंबर्स और स्ट्रिंग्स को। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने ऑब्जेक्ट्स की जो टाइप होती हैं वो देखी थी, और क्या कहते हैं इसके साथ हमने यूनियन टाइप्स देखी थी, और फिर हम लोगों ने क्या कहते हैं लिटरल टाइप्स देखी थी। ये तमाम चीज़ें हमने देख ली थी। सिर्फ एक चीज़ हमारी रह गई है, ये हम कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम बेसिकली एक टाइप स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट, और बेसिकली जो टाइप स्क्रिप्ट की सेटिंग्स वगैरह होती हैं और कैसे एक प्रोजेक्ट के अंदर काम किया, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ एक टाइप स्क्रिप्ट की एक कस्टम फाइल क्रिएट करके उसी के ज़रिए जो है वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि एक प्रोजेक्ट के अंदर कैसे काम होता है। तो पहले मैं जल्दी से वो चीज़ कवर कर देता हूँ। जो हमारी एक चीज़ रह गई थी उसका बेसिकली नाम है ट्यूपल्स। ट्यूपल्स जो हैं वो दूसरी जो हमारी लैंग्वेजेस होती हैं उनके अंदर भी होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं है इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट। तो ट्यूपल्स भी कहते हैं कुछ लोग, इसको टपल्स प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो दोनों ही ठीक है। ट्यूपल्स क्या होता है बेसिकली? ट्यूपल जो है वो एक एरे होता है और फिक्स्ड लेंथ एरे होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली आपको अगर पहले से पता हो कि आपकी जो एरे होने वाला है उस एरे के अंदर एक्चुअली कितने टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो वहाँ पर आ रहे होंगे, तो उसके लिए फिर आप ट्यूपल्स बनाते हो या टपल्स बनाते हो, ठीक है। तो ट्यूपल्स के जो टाइप है वो बहुत आसान सी है। जो हमारे पास नॉर्मल सा कोई भी एरे बन रहा होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम बना रहे थे, ठीक है, और हमने जो एरे की टाइप्स बनाई थी वो इस तरीके से कुछ बनाई थी, ठीक है, कि पहले हम टाइप बताते थे और उसके बाद फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते थे। ट्यूपल्स के अंदर क्या होगा, कोई भी अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक लेट बना लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ट्यूपल्स की कोई एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखना चाहें तो ट्यूपल्स के अंदर जो है वो आप कोई इस तरह का डेटा रख सकते हो, जो कि मैंने अभी बताया आप लोगों को फिक्स्ड लेंथ होता है। और एग्जांपल के तौर पे आप फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास जेंडर्स हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे उसके लिए अगर कोई टाइप रखोगे तो फॉर एग्जांपल अगर आपको पहले से पता है कि जेंडर के अंदर आपके पास सिर्फ दो ही वैल्यूज़ आने वाली हैं, मेल और फीमेल की, ठीक है, तो उसके लिए फिर आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर सकते हो इसकी टाइप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अब क्या बताया है, अब ये वाला जो एरे जो मैंने यहाँ पे इस तरीके से डिफ़ाइन किया इसके अंदर, और यहाँ पे जो मैंने डिफ़ाइन किया था एरे ये वाला, इन दोनों के अंदर एक फ़र्क है। फ़र्क क्या है, वहाँ पर जो भी टाइप मैं बता रहा था वो स्क्वायर ब्रैकेट जो है एरे का उसके बाहर थी। यहाँ पे जो टाइप मैं बता रहा हूँ वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। तो इससे क्या होता है, इससे मैंने बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट को ये बता दिया कि ये जो एरे जो भी मैं इसके अंदर स्टोर करूँगा वो एक एरे होगा, और उसके पहले इंडेक्स के ऊपर ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर भी एक स्ट्रिंग वैल्यू रखी हुई होगी, और फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर भी स्ट्रिंग वैल्यू रखी होगी, और इसके बाद उसमें कोई और वैल्यू जो है वो ऐड नहीं हो पाएगी, ठीक है, यानी उसकी जो लेंथ है एरे की वो इतनी ही रहेगी। तो इसको हम कहते हैं ट्यूपल्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसको जब हम इनिशियलाइज़ करते हैं तो अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग बताया तो फॉर एग्जांपल पहले मेरे पास कोई मेल आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो इसने अलाउ कर दिया क्योंकि मैंने उसको बताया हुआ है कि ज़ीरो इंडेक्स पे मेरे पास मेल होगा, ठीक है। अभी ये प्रॉब्लम इसलिए कर रहा है, कह रहा है कि अभी आपके पास एक एलिमेंट यहाँ पे कम है, ठीक है। मैं सेकंड भी अगर यहाँ पे इसको बता दूँ, ठीक है, अब इसने मुझे कंप्लेंट करनी बंद कर दी, ठीक है। तो और इसी तरीके से अगर मैं कोई तीसरी वैल्यू इसको बताने के लिए जाता हूँ तो ये फिर से मुझे प्रॉब्लम कर रहा है कि आपने जो एरे बताया था यहाँ पे, जो ट्यूपल की लेंथ बताई थी यहाँ पे, उसके हिसाब से इसकी लेंथ सिर्फ 2 होनी चाहिए थी। आप जो वैल्यू दे रहे हैं वो अब यहाँ पे इसमें नहीं आ सकती, ठीक है। अच्छा, ट्यूपल के अंदर जो है वो क्या कहते हैं एक प्रॉब्लम आती है। वैसे तो ये सब सही चल रहा होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे करूँ कि जेंडर, ठीक है, और उसके इंडेक्स नंबर फॉर एग्जांपल 2, ठीक है, उसमें अगर कुछ भी मैं असाइन करने की कोशिश करूं तो ये वहाँ पे मुझे एरर देगा क्योंकि 2 वो अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। 1 पे ठीक है, क्योंकि 1 वाली वैल्यू जो है वो हम रख सकते हैं यहाँ पे, कोई भी वैल्यू अगर मैं रखता हूँ तो ये यहाँ से ओवरराइड हो जाएगी, उसका भी कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है
कि जब भी आप इसके अंदर जो एरे का एक मेथड होता है पुश, अगर पुश के ज़रिए आप इसमें कोई भी काम करने की कोशिश करते हैं तो वो उसको अलाउ कर देगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई भी नई मैं वैल्यू रखता हूँ, ये मुझे यहाँ पे कंप्लेन नहीं करा, ठीक है। ये एक इशू है, प्रॉब्लम है टाइप स्क्रिप्ट की। प्रॉब्लम ये इसलिए है कि शुरू में जब टाइप स्क्रिप्ट बनाई गई थी उसमें ये फ़ीचर था, तो पता नहीं इसके ऊपर ज़्यादा उस तरीके से गौर नहीं किया गया, ये सामने नहीं आया। ये चीज़ जब हाईलाइट हुई तो टाइप स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही थी ऑलरेडी ना, तो उस टाइम पे फिर उन टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर ही अगर आप जाएंगे तो उसकी जहाँ पे रेपो है वहाँ पे लोगों ने इश्यूज़ ओपन किए थे कि इस चीज़ को फिक्स किया जाए, लेकिन वहाँ पे उन्होंने फिर इसका रिप्लाई ये किया कि बेसिकली ये एक ब्रेकिंग चेंज है। अगर वो ब्रेकिंग चेंज इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो पहले जितने भी काम हो रहे थे लोगों के वो क्या कहते हैं रुक सकते हैं। तो इस ब्रेकिंग चेंज होने की वजह से इसको अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के ये चीज़ जो है वो हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट में फ़िक्स हो जाए। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी ट्यूपल्स। इसके अंदर बस बेसिकली आप कोई भी वैल्यू बता सकते हो, ठीक है, जिसमें आपके पास फिक्स्ड लेंथ एरे होता है, ठीक है। ट्यूपल्स की एक और एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह की हो सकती है कि मैंने एक लेट बनाता हूँ या कांस्टेंट बनाता हूँ, ठीक है, और उसकी वैल्यू जो है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं यूज़र रोल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, तो मैंने यूज़र रोल्स बना लिए, ठीक है, या एडमिन रोल है, ठीक है, मेरे पास मैं कुछ इस तरह का काम कर सकता हूँ एडमिन, ठीक है। और मुझे पता है कि इसके अंदर जो मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ मेरे पास जो है वो ट्यूपल आएगा, ठीक है, जिसके अंदर हमेशा मैं फ़र्स्ट टाइम पे एडमिन का कोई कोड रखूँगा, ठीक है, और सेकंड वाली वैल्यू में उसकी एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल एडमिन के लिए मैंने 1 रखा है यहाँ पे और एडमिन, ठीक है, वो रखा है यहाँ पे। बेसिकली मैंने गलत कर दिया, ये चीज़ जो है वो यहाँ पे नहीं यहाँ पर आएगी, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट उसमें नंबर और उसके बाद फिर स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं कर सकता हूँ। और इसी के साथ साथ अगर मेरे पास कोई मॉडरेटर है तो उसके लिए कोड आ जाएगा 2 और यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर मैं मॉडरेटर लिख दूँगा, तो जो भी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है हम उसकी वहाँ पे यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल ट्यूपल की देखना चाहें तो वो कुछ इस तरह की हो सकती है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एरर है, ठीक है, तो एरर के पहले उसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया 404, ठीक है, जो कि उसकी बेसिकली कोड रिप्रेजेंटेशन होगी, और उसके बाद उसकी स्ट्रिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी जो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन जो कि मैं यूज़र को दिखा सकता हूँ तो वो है नॉट फाउंड, ठीक है। इस तरीके से आप तमाम कामों के लिए, इन कामों के लिए आप बेसिकली ट्यूपल्स बना सकते हैं। ये चीज़ क्लियर है? हम आगे चलें। पुश लगा के, बिल्कुल पुश लगा के इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि पुश लगा के यहाँ पे ऐड करने में जो है वो एक इशू है जो कि टाइप स्क्रिप्ट की तरफ से है हमारे पास, तो इस वजह से अभी वो अलाउ कर रहा है। हो सकता है आगे चल के फिक्स हो जाए, लेकिन ये है कि बहुत छोटी सी चीज़ है, कम यूज़ होने वाली चीज़ है। आप इसको कोई कांस्टेंट वगैरह बना के उस पर क्या कहते हैं कर सकते हैं कोई बस ये है कि इसमें थोड़ा सा आपको एहतियात करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे वो पुश को अलाउ कर रहा है। ट्यूपल की मैंने अभी बताया ना आपको कि इस तरीके की अगर कोई आपके पास वैल्यू है, जैसे मैंने अभी आपको एरर के ऊपर बताया कि 404 और उसके बाद पहले कोड आ रहा है, फिर स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन, कि अब यहाँ पे अब आपको पता है कि यहाँ पे जो एरे आपका वो फिक्स्ड लेंथ है। अब इस एरे के अंदर आप कभी भी कोई नई वैल्यू एंटर नहीं कराओगे, तो उसके लिए फिर आप उसको ट्यूपल बना सकते हो। बिल्कुल, आज मैंने ट्यूपल से स्टार्ट किया। अच्छा, ये हमारा एक छोटी सी टाइप थी जो कि हमारी लास्ट क्लास में रह गई थी टाइम की कमी की वजह से, तो ये हमने कवर कर लिया। अब हम आ रहे हैं जो हमारा आज का जो सेशन है उसकी तरफ। आज के सेशन में बेसिकली हम 2-3 चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी। सबसे पहला तो हमने ये देखना है कि हमने एक प्रॉपर टाइप स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, और टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन करनी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो वो कैसे हो सकती है वो देखते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास जो टर्मिनल है, टर्मिनल के अंदर हम लिखेंगे वही TSC वाली कमांड, और उसके बाद फिर हम लिखेंगे --init। जब आप TSC --init करते हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा, बेसिकली ये आपके लिए एक कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट कर देगा टाइप स्क्रिप्ट की। तो tsconfig.json आप लोग देख रहे होगे जैसे यहाँ पे क्रिएट हो गई है, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर बेसिकली आपकी टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो सारी की सारी आप इस फाइल के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। इस फाइल को समझते हैं कि इस फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं।
इस फाइल के अंदर बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर मैं सारी एक्सप्लेन करने बैठूं तो हमारा आज का पूरा सेशन चला जाएगा इसके ऊपर। हर जो भी हमारे पास यहाँ पे है कॉन्फ़िगरेशन, उसके साथ में आप देख रहे हो एक कमेंट ऐड हुआ है, और कमेंट के अंदर आपके पास बेसिकली लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ जो है वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रही है यहाँ पे। तो आप बेसिकली जो है वो उसको पढ़ सकते हो। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमारी वो हम इंशाल्लाह आज कवर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं हम इसमें। जब हम इस फाइल को ओपन करेंगे तो इस फाइल के अंदर आपको मेन एक की नज़र आएगी जो कि है हमारे पास कंपाइलर ऑप्शंस के नाम से। कंपाइलर ऑप्शंस बेसिकली इसी के अंदर आपकी तमाम तर सेटिंग्स हो रही होती हैं। कुछ ही चीज़ें होती हैं जो इसके बाहर होती हैं, ठीक है, लेकिन वो जो बाहर होती है अब उनकी भी नीड नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम कॉन्फ़िगरेशन अब आपकी आ गई है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइप स्क्रिप्ट का वर्जन अपडेट होता है ये फ़ाइल भी आपकी क्या कहते हैं खुद ही अपडेट हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर कोड लिखा है मैंने टर्मिनल में मेरे भाई, मैंने लिखा है TSC-init, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद हमारे पास जो चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट्स के अंदर सेटिंग्स हैं, ठीक है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद हम आ रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे पास टारगेट है, ठीक है। टारगेट का मतलब ये है कि जब भी हम अपनी टाइप स्क्रिप्ट को कंपाइल करेंगे तो कंपाइल होने के बाद वो जावा स्क्रिप्ट के कौन से वर्जन में कंपाइल होगी। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, ES 2015, 16, ठीक है, ES 5, 6, इस तरीके से आप सिंपली यहाँ पे इसको रिमूव करके अगर आप कंट्रोल इंटर प्रेस कर दोगे यहाँ पे, सॉरी कंट्रोल स्पेस, तो उससे जो है वो आपका वो आना चाहिए यहाँ पे। मेरे पास नहीं आ रहा, आई डोंट नो, विंडोज़ में आ जाता है। इसमें आप यहाँ पे रिमूव करके अगर आप जैसे ये देखें ई लिखेंगे ना आपके पास, तो ई लिखने के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे, ES 3, 5, 6, ES नेक्स्ट, और 2023 तक का ऑप्शन है आपके पास 2016 से लेके। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो वैल्यू थी उसको वहीं पे रहने दें, ठीक है। अगर आपको पता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो तो आप कर लो। बेसिकली यहाँ पे होता ये था कि पहले अब तो खैर हमारे पास जितने भी कस्टमर्स होते हैं या जिनको भी हम टारगेट कर रहे होते हैं यूज़र्स को, उन टारगेट यूज़र्स के पास मोस्टली सबके पास अपडेटेड ब्राउज़र्स ही होते हैं। लेकिन जब अपडेटेड ब्राउज़र्स नहीं होते थे तो उस टाइम पे हमें ख्याल करना पड़ता था कि हम उसकी जो कंपाइलेशन है वो ES 5 के अंदर ही करते थे, ECMAScript 5 के अंदर, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह इस तरह की भी चीज़ें चल रही होती थी। अब तो ऑलमोस्ट तकरीबन चीज़ें जो हैं वो इसमें डेड हो चुकी हैं। तो अब इतना मसला नहीं होगा, आप इसको ES 2016 के ऊपर इसको कंपाइल कर सकते हो, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा। बेसिकली ES वापस अगर क्या कहते हैं एहतियातन में, अगर आपके पास कोई ऐसा यूज़ केस आ गया है कि जिसमें आपको यूज़र कह रहा है कि नहीं मुझे इंटरनेट एक्सप्लोरर की ही सपोर्ट चाहिए अभी भी, तो फिर आप उसको वापस ES 5 के ऊपर इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो ये आपकी जितनी भी जावास्क्रिप्ट कंपाइल होगी यहाँ से वो सारी की सारी ES 5 के अंदर होगी। ES 5 का एक छोटा सा डाउन साइड ये होगा कि आप जब टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करोगे तो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली ECMAScript की जितनी भी लेटेस्ट चीज़ें होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर अवेलेबल आपको मिलती हैं। तो जब आप क्या कहते हैं कोई भी ECMAScript 6 की कोई चीज़ यूज़ करेंगे और उसका टारगेट जो है वो ES 5 पे यूज़ करेंगे, तो अगर वो चीज़ ECMAScript 5 के अंदर वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, जैसे कि क्लासेस हो गई, ठीक है, इस तरह की या प्रोमिस वगैरह, तो टाइप स्क्रिप्ट क्या करेगा, कंपाइल करते वक्त उसका कोई वर्क अराउंड ढूंढेगा, और वर्क अराउंड ढूंढने की वजह से आपका जो कंपाइल्ड जावास्क्रिप्ट जो होगी उसका लाइन ऑफ कोड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा वहाँ पे। तो ये वाला जो है ना ये एक इशू आता है आपके पास। इसके अलावा तो और कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तो बस मैं रिकमेंड करूँगा कि फ़िलहाल अभी के लिए आपके पास ES 2016 जो है वो ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास लिब का ऑप्शन है, LIB, ठीक है, लाइब्रेरी। बेसिकली ये आपको LIB जो है वो आपको बता रहा होता है कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ की सपोर्ट रखनी है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। बेसिकली ये बात कर रहा होता है कि आपको आपका जो करंट एनवायरनमेंट है जहाँ पे जिसके लिए आप जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो वो कौन सा एनवायरनमेंट है। जावास्क्रिप्ट मल्टीपल एनवायरनमेंट्स पे रन हो सकती है। पहला जो मेन एनवायरनमेंट जो कि अभी हम जिस पे काम कर रहे हैं वो है ब्राउज़र, ठीक है। ब्राउज़र के लिए अब हम कंपाइल करें तो ब्राउज़र के अंदर कुछ स्पेसिफिक ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट, ठीक है, document.getInvID, DOM वगैरह इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो जो है वो हमारा ब्राउज़र सपोर्ट कर रहा होता है। लेकिन Node.js के अंदर ये तमाम चीज़ें नहीं होती, ठीक है। इसी तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं जो कि नोड में होती हैं, प्रोसेस वगैरह इस तरह के वेरिएबल्स, वो तमाम चीज़ें हमारे पास ब्राउज़र में नहीं होती। तो लिब के ज़रिए आप ये बता रहे हो तो कि आपकी जो जावास्क्रिप्ट है वो कौन से एनवायरनमेंट के लिए, ताकि टाइप
स्क्रिप्ट जो उसकी सपोर्ट प्रोवाइड करे, वहाँ पे कोई एरर पास ना करे। उसके बाद फिर इसी तरह के और मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो हम आगे चल के यूज़ करेंगे, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल डेकोरेटर्स वगैरह, इस तरह की चीज़ों को हम यूज़ करेंगे। मैं उसी टाइम पे आपको बताऊंगा कि हम क्या करें, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं मॉड्यूल है, कॉमन जेएस वगैरह, ये भी हम सारी चीज़ें बाद में देखेंगे कि हम इस पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है वो आ रही है रूट डायरेक्टरी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है रूट डायरेक्टरी। इससे क्या होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास जो टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल थी वो ऐसी ओपन रूट के ऊपर रखी हुई थी, लेकिन इस तरीके से नहीं होता। आप इसको किसी एक फ़ोल्डर के अंदर मैनेज कर रहे हो तो अपने जितने भी आपकी सोर्स फाइल्स होती हैं उनको, तो ज़्यादातर इसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप SRC का एक फ़ोल्डर बनाते हैं और उसके अंदर अपनी टाइप स्क्रिप्ट फाइल को रखते हैं, जैसे मैंने अभी रख दिया, ठीक है। मैंने एक SRC का फ़ोल्डर बनाया और अपनी जो टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल है उसको कहाँ पर रख दिया है, SRC के अंदर। तो यहाँ पे ये जो रूट डायरेक्टरी वाला ऑप्शन है इसको मैं करूँगा अनकॉमेंट, और उसके बाद यहाँ पे इसको बता दूंगा कि मेरी जो रूट डायरेक्टरी है वो है ./src। अब ये सिर्फ जब भी कंपाइल करेगा टाइप स्क्रिप्ट की फाइल्स को तो सिर्फ SRC जो है उसी के अंदर से कंपाइल करेगा और कहीं और नहीं देखेगा। उसके बाद फिर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, बेस URL, पास वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। टाइप्स, इनको अभी हम छोड़ के आगे बढ़ लें। फिर हमारे पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं। एक हमारे पास आ रही है आउटपुट डायरेक्टरी, ठीक है। इसको भी हमने ओपन रखना है अपने पास, और आउटपुट डायरेक्टरी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ और इसका मैं नाम रख देता हूँ डेस्ट, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि जब भी टाइप स्क्रिप्ट कंपाइल करेगा तो कंपाइल करने के बाद अगर एक ही जगह पे उसी फोल्डर में जहाँ पे मेरी टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल है, अगर उसने जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल भी वहीं पे रख दी तो बेसिकली कचरा होगा, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारी प्रोजेक्ट के अंदर टाइप स्क्रिप्ट की फाइल्स हो सकती हैं, सारी एक जगह पे आ जाएंगी। ये चीज़ मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं इसको कहूँगा कि भाई आपकी जो आप जब कंपाइल करोगे तो आप कंपाइल करके उसको तमाम जावा स्क्रिप्ट की मेरी फाइल्स को जो आप बनाओगे उनको डिस्ट के फ़ोल्डर के अंदर रख देना, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है, वो है सोर्स मैप का, ठीक है। इसको अभी मैं इनेबल कर देता हूँ। मैं अभी थोड़ी देर में ही आपको बताऊँगा कि सोर्स मैप को इनेबल मैंने क्यों किया। और इसके बाद फिर हमारे पास और चीज़ें हैं, नो इमेट मैप रूट, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो मैं स्किप कर रहा हूँ ना, ये तमाम आप डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। जो चीज़ ना समझ में आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, गूगल पे आपको इसका इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन वो है ये वाला टाइप चेकिंग के अंदर जो एक ब्लॉक मिलेगा आपको टाइप चेकिंग का, उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिक्ट आपको ट्रू मिलेगा, ठीक है। यानी इसके अंदर टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जो आपकी टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जो स्ट्रिक्टनेस होगी वो कितनी होगी, किस तरह की होगी। बेसिकली ये जो स्ट्रिक्ट ट्रू है ये एक शॉर्ट हैंड है किस चीज़ का, ये जो इसके नीचे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ रही हैं इन तमाम का, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे स्ट्रिक्ट ट्रू रख दिया तो इसका मतलब ये है कि ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो सारी की सारी ट्रू हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, नो इम्प्लिसिट एनी। नो इम्प्लिसिट एनी का मतलब ये है कि आपको कहीं पे भी किसी भी वेरिएबल के अंदर और किसी भी क्या कहते हैं फंक्शन के पैरामीटर के अंदर एनी टाइप सेट नहीं करने देगा। जहाँ पे भी आप एनी करोगे ये आपको एरर देगा, ठीक है। ts config फाइल कैसे आएगी, आप लोग यार प्लीज़ टाइम पे ज्वाइन किया करें क्लास को। अगर आप लोग टाइम पे ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को आइडिया रहेगा कि मैंने शुरू में क्या बताया था। ts config की जो फाइल है वो बेसिकली हमने ये वाली कमांड बनाई थी tsc-init के नाम से, और उससे फिर जो है हमारी ये वाली फ़ाइल क्रिएट हो गई थी। अच्छा, तो ये जो नो इम्प्लिसिट एनी के बारे में बता रहा था आप लोगों को, तो ये आपको कहीं पे भी आपकी टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो क्या कहते हैं एनी आपको नहीं रखने देगी, ठीक है। यानी कहीं पे भी आप टाइप एनी नहीं कर सकते। टाइप एनी करने के नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। आप कहीं पे भी एनी टाइप कर दोगे तो बेसिकली आपने जो एक्चुअल टाइप स्क्रिप्ट का जो आपका एसेंस था वो आपने खो दिया, ठीक है। तो ये वाला जो इशू होता है ना, ये इस वजह से आता है। बहुत से डेवलपर्स जो हैं वो अपना टाइम बचाने के लिए जब टाइप स्क्रिप्ट पे काम कर रहे होते हैं, मैंने भी जब नया नया टाइप स्क्रिप्ट पे काम शुरू किया था तो ज़्यादा आइडिया नहीं था टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर, तो उस टाइम पे हर वेरिएबल को एनी करके रख देता था। लेकिन मुझे बाद में समझ में आया कि ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट का कोई एक्चुअल फ़ायदा ही नहीं हो रहा अगर आप किसी भी वेरिएबल को एनी रख देते हैं तो, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास स्ट्रिक्ट नल चेक से, स्ट्रिक्ट नल चेक का मतलब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे बताया था, ये जब तक हमने एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाया था ये हमें नल पे एरर दे रहा था, ठीक है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे उसकी वजह से। अच्छा, ये जो हमने यहाँ पे ts config के अंदर नो इम्प्लिसिट एनी को ट्रू कर दिया ना, पहले जब हमारे पास ऐड का फंक्शन याद है जब हम चला रहे थे यहाँ पे, तो ये जो भी पैरामीटर्स थे हमारे इसमें यहाँ पे वो एक प्रॉब्लम दे रहा था, ठीक है। कि आप किसी भी उसको क्या कहते हैं, जब हमने टाइप नहीं बताई हुई थी
तो यहाँ पे वो मतलब डॉट डॉट बने हुए आ रहे थे, वो वार्निंग दे रहा था, एरर नहीं दे रहा था। ठीक है, अब क्योंकि हमने यहाँ पे इसको नो इम्प्लिसिट एनी को ट्रू रखा हुआ है, ठीक है, स्ट्रिक्ट ट्रू कर दिया तो सारी ट्रू हो गए, तो नो इम्प्लिसिट एनी भी ट्रू हो गया हमारे पास, तो इस वजह से ही यहाँ पे एरर दिखा रहा है। अगर मैं अभी भी इसको अनकॉमेंट कर दूँ और अनकॉमेंट करके इसको वापस से फॉल्स कर दूँ, तो फॉल्स करने के बाद जैसे ही मैं फ़ाइल को सेव करता हूँ, अपनी टीएस फाइल में आता हूँ, देख रहे हो यहाँ पे वो एरर चला गया, वो जो रेड लाइन आ रही थी वो चली गई। अब ये वापस वार्निंग के ऊपर आ गया कि भाई अब आपको यहाँ पे आपकी टाइप जो है वो एनी जा रही है, वो एरर नहीं दे रहा। लेकिन आप यहाँ पे इसको जो है वो वापस वैसे ही कर दो। और ये रिकमेंडेड वे है कि आपकी कहीं पे भी आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे बेसिकली आपकी जो टाइप है वो डिफ़ाइंड होनी चाहिए। ठीक है, इसको हम वापस से कमेंट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हम आ रहे हैं वापस टी एस कॉन्फ़िग के अंदर। टी एस कॉन्फ़िग के अंदर इसी तरह की तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं, स्ट्रिक्ट फंक्शन बाइंड्स हैं, कॉल अप्लाई फंक्शन, जो हम फंक्शन के साथ बाइंड वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं ना, फंक्शन डॉट बाइंड जहाँ पे भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, और उसके ऊपर जो है वो क्या कहते हैं, ये स्ट्रिक्टनेस लगा देता है आपकी टाइप चेकिंग की। तो उसके लिए ट्रू है, अगर आप इसको ट्रू नहीं रखोगे तो वहाँ पर उसकी टाइप चेकिंग नहीं होगी कि जिस चीज़ के ऊपर आपने बाइंड किया था आप वही वैल्यू भेज भी रहे हो या नहीं भेज रहे। तो बाइंड अगर आप में से किसी को नहीं पता है तो आप देख लेना, जावास्क्रिप्ट की बहुत कॉमन सी चीज़ है, फंक्शन के साथ डॉट बाइंड करके हम यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आप कहीं पे भी फंक्शन बना रहे हो और फंक्शन को कॉल जहाँ पे भी आप करवा रहे हो वहाँ पे अगर आप उसके पैरामीटर्स पास नहीं कर सकते तो फिर आप उस फंक्शन को डॉट बाइंड के साथ यूज़ कर रहे होते हो। तो ये छोटी सी एक चीज़ है। मेरे ख़्याल से टी एस कॉन्फ़िग डॉट जेसन के अंदर अभी तक की इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी हमने डिस्कस कर ली हैं। आपको कोई क्वेश्चन है तो बताएं मुझे, फिर हम आगे चलते हैं। ऑल क्लियर? पढ़ लो तो अच्छा है। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ना वो ऑलमोस्ट तकरीबन मैंने कवर कर दी हैं अब्दुल्ला शेख। तो बाकी ये है कि जाहिर सी बात है अगर आप पढ़ोगे तो अच्छा ही है आपके लिए, आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। ऐप टी एस वाली फ़ाइल ग्रुप पर सेंड कर दें ताकि पता चल जाए कि क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो आप ये जो वीडियो हमारी अभी चल रही है ये ग्रुप इस पेज के ऊपर ही रहेगी, आप कभी भी आप वापस आके देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो। जो जो काम मैंने किए आप करोगे। मैं 3-4 चीज़ें आपको जल्दी से रिपीट कर देता हूँ जो जो मैंने काम किए हैं। मैंने स्ट्रिक्ट ट्रू, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी फ़ाइल में ऐसे ही रहता है, मैंने कहा इसको ऐसे ही रहने देना, मैंने सिर्फ आपको इसका मतलब समझाया। ठीक है, बाकी तमाम चीज़ें जो है उनमें से किसी को नहीं छेड़ा, मैंने आउट डायरेक्टरी को छेड़ा है, ठीक है, और सोर्स मैप को छेड़ा है। इसको इन दोनों को मैंने इनेबल किया। आउट डायरेक्टरी को मैंने इसमें अपने डिस्क का फोल्डर बताया जहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल आ जाएँ। सोर्स मैप को मैंने ट्रू कर दिया। मैं अभी बताऊँगा कि मैंने सोर्स मैप ट्रू क्यों किया, ठीक है, डिबगिंग के टाइम पर हमें ये काम में आएगा। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि रूट डायरेक्टरी, इस पर आप ./src जहाँ पे से आपकी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल्स उठ के कंपाइल होंगी, ये बेसिकली वो डायरेक्टरी आपकी, ठीक है। फिर बाकी तमाम चीज़ों में से किसी को भी हमने चेंज नहीं किया, बस ये हमने काम किया, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चल रहे हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया और प्रोजेक्ट की हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बल्कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं, हमारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, और सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ही नहीं बल्कि ऑलमोस्ट तमाम लैंग्वेजेस के अंदर, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं कवर क्लास, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बेसिकली क्लास है इसका ताल्लुक जो है वो आपने अक्सर नाम इसका सुना होगा, ऊप्स से होता है, ठीक है, ऊप्स से रिलेटेड होता है। तो ऊप्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, अगर किसी को पता है प्लीज़ कमेंट के अंदर मुझे बताओ, ठीक है। वैसे तो अब क्लासेस जो हैं वो ECMAScript 6 के अंदर भी आ गई हैं हमारे पास, और यहाँ ECMAScript 6 के अंदर और टाइप स्क्रिप्ट के अंदर क्लासेस के अंदर थोड़ा सा एक फ़र्क है, डिफरेंस है। कुछ एडिशनल चीज़ें टाइप स्क्रिप्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है आपको जावास्क्रिप्ट से हट के, वो चीज़ें जो है वो तमाम चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो ऊप्स का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि ऊप्स जो है वो OOP उसके नाम से उस पर कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो OOP है इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग,
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग जहाँ पे आपका तमाम काम जो है वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही क्या कहते हैं चल रहा हो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट आती है, ऊप्स का आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ जहाँ तक मैं कवर करा सकता हूँ वहाँ में तक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसके अंदर आपके पास जो क्या कहते हैं आपकी पूरी प्रोग्रामिंग जो है वो ऑब्जेक्ट्स के अराउंड चल रही होती है, उसके ऊपर आप काम कर रहे होते हो। तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको बनाने के लिए हमारे पास क्लासेस होती हैं। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सिंपल ऑब्जेक्ट्स हमने पहले भी देखे थे, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर आप ये जो इस तरह का हमने काम किया था, ठीक है, ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, हमारा जो कि हम क्या कहते हैं एक एरे के अंदर पुश करवा रहे थे, ठीक है। इसी तरह की जिसमें की वैल्यू पेयर्स होते हैं, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अच्छा, हमारे पास रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर हमारे आस पास अगर आप नज़र दौड़ाओ, आपके पास जितनी भी तमाम चीज़ें हैं वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। आपके पास अगर कोई फ़ैन है तो वो ऑब्जेक्ट है, आपके हाथ में मोबाइल है तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है, आपके हाथ में लैपटॉप है तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है, आपने कपड़े पहने हुए हैं वो भी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। यहाँ तक कि आप ख़ुद भी ऑब्जेक्ट हैं। हर चीज़ को हम एज ए ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रीट कर रहे होते हैं अपने पास। अच्छा, तो बेसिकली यही ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनके ऊपर जब हम काम कर रहे होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, इनको बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम क्लासेस यूज़ करते हैं। और क्लास का यूज़ करना हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया था, लेकिन क्लास को यूज़ करना जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास ये हमारे बहुत सारे कामों को आसान कर देता है, ठीक है। बिल्कुल पहले जो ECMAScript 5 होती थी उसमें कंस्ट्रक्टर फंक्शंस होते थे इस काम को करने के लिए, लेकिन अब ECMAScript 6 के आने के बाद से जो है वो क्लासेस यूज़ होती हैं। तो जो ECMAScript 6 को जानने वाले हैं, जिनको पता है, उनको क्लासेस का आइडिया ऑलरेडी होगा, या जो दूसरी लैंग्वेजेस जिन्होंने पढ़ी हुई हैं उनको भी क्लासेस का आइडिया ऑलरेडी होगा। अच्छा, तो क्लास का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आता है? क्लास का कॉन्सेप्ट ये आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कोई भी चीज़ अगर प्लास्टिक की चीज़ होती है अक्सर मोल्ड हो रही होती है, ठीक है, या रबड़ की कोई चीज़ होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास प्लास्टिक की कोई भी चीज़ है, ठीक है, आप प्लास्टिक की एक प्लेट ही क्यों ना उठा लें, उस प्लेट को किसी न किसी मशीन ने बनाया होगा, ठीक है। और वो मशीन जो भी जिस मशीन से भी वो बनकर आई है, उस मशीन के अंदर बेसिकली हम यूज़ कर रहे होते हैं जिसको हम कहते हैं डाई, ठीक है। वो डाई जो होती है वो उसी प्लेट के साइज़ की बनी हुई होती है, ठीक है। और उसका काम ये होता है कि वो उस जो भी आप प्लास्टिक का जो भी मटेरियल होता है बनाने से पहले वो उसको प्रोवाइड करते हैं, और वो उसी शेप की हमेशा प्लास्टिक बना के देती है। उसकी शेप में 19 से 20 का भी फ़र्क नहीं होता कभी भी, क्योंकि वो डाई एक ही है। उस डाई से बनने वाली जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, यानी उसकी जितनी भी प्लेटें अगर आप एग्जांपल ले लो, तो वो जितनी भी बनेंगी वो सारी हमेशा एक जैसी होंगी। तो वही डाई वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे क्लास के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। कि अगर आपने एक बार किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए अगर क्लास बना ली, उस क्लास से जितने भी ऑब्जेक्ट्स बन के निकलेंगे वो सारे के सारे बिल्कुल एक ही तरह के होंगे, कभी भी उनके अंदर फ़र्क नहीं आएगा। तो अब आप बोलोगे, हो सकता है सोचो आप लोग कि अगर सर फ़र्क आ भी गया तो इसमें कौन सा बड़ा मसला है? फ़र्क आने के ऊपर बड़ा मसला इसलिए है कि अगर आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर अगर कीज़ आगे पीछे हो गई तो फिर आपका पूरा का पूरा जो डेटा है, डेटा स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है सारा का सारा, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो हम क्या कहते हैं अपनी जो क्लासेस होती हैं उनको यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि हमारे ऑब्जेक्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट का जो हुलिया है, वो हमेशा एक जैसा रहे उन क्लासेस के जरिए, ठीक है। तो क्लासेस बनाना टाइपस्क्रिप्ट के अंदर या जावास्क्रिप्ट के अंदर तकरीबन एक जैसा ही है, कुछ एडिशनल चीज़ें यहाँ पे आती हैं वो हम कवर करेंगे। तो मैं क्लास बना रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्लास बनाना चाहता हूँ अपने पास स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो क्लास बनाने के लिए एक तो क्लास जो होती है वो हमेशा एक सिंगल एंटिटी के ऊपर बात कर रही होती है। तो अगर मुझे स्टूडेंट्स के ऊपर बात करनी है कि मैं स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे, तो मैं इसको सिंगल एंटिटी तस्वर करते हुए यहाँ पे एस नहीं लगाऊंगा, ठीक है। और क्लास के लिए एक ट्रेडिशन ये है कि आप जब भी यूज़ करोगे तो इसका पहला लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल रखोगे, ठीक है, और उसके बाद फिर आप लगा दोगे कर्ली ब्रैकेट। ये बेसिक सा सिंटेक्स है क्लास का। अच्छा, इसके बाद अब क्या होगा इसके अंदर, यहाँ पे इसमें क्लास के अंदर एक हमारे पास फंक्शन होता है कंस्ट्रक्टर का, जो कि बेसिकली
इनिशियलाइज कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरीके से होता है कंस्ट्रक्टर और उसके बाद फिर राउंड ब्रैकेट और फिर कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। जब भी आप इस क्लास को कॉल करोगे, ठीक है, फंक्शंस की तरह ही ये होगा, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क होता है। अभी हम कवर करेंगे इसको, देखेंगे कैसे होगा। तो इसको जब भी आप क्या कहते हैं करोगे, तो इसके जो भी आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर्स आप पास करोगे, जैसे आप फंक्शंस को पास करते हो इसको भी पास कर सकते हो, वो तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि जब भी मैं कोई नया स्टूडेंट क्रिएट करूँगा तो मैं उसको पैरामीटर्स के अंदर बताऊँगा यूज़र का नेम यानी नाम, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से उसकी टाइप क्या बनती है, स्ट्रिंग, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं उस स्टूडेंट का रोल नंबर बताऊँगा, ठीक है। और रोल नंबर जो है वो उसकी टाइप क्या बनेगी, नंबर, ठीक है। ये बहुत एक छोटी सी चीज़ थी। अब उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, ये पैरामीटर हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि वो जो ऑब्जेक्ट मैं बनाऊँगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो एक तो टाइप स्क्रिप्ट ये कहती है कि आप जो भी चीज़ बनाने जा रहे हो उसको पहले कंस्ट्रक्टर से ऊपर ही अपनी तमाम प्रॉपर्टीज़ को आप डिफ़ाइन कर दो। जैसे कि मुझे 2 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर अगर रिक्वायर्ड हैं। पहली प्रॉपर्टीज़ मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट के अंदर नेम की प्रॉपर्टी हो, तो मैंने उसको बताया नेम, और नेम की मैं बता दूंगा उसकी टाइप, ठीक है। और साथ साथ मैं उसको बताऊंगा रोल नंबर, ठीक है, और रोल नंबर के साथ मैं उसको बता दूंगा उसकी टाइप जो कि होगी बेसिकली नंबर, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर यहाँ भी डिफ़ाइन कर रहे हैं आप, उसको यहाँ पे भी डिफ़ाइन कर रहे हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ये बेसिकली पैरामीटर्स हैं, ठीक है, जो कि आप स्टूडेंट की क्लास को कॉल कराते हो, पास करोगे। बल्कि आपकी आसानी के लिए ना मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, नेम को एन कर लेता हूँ और रोल नंबर को आर कर लेते हैं, ठीक है। ये उसकी टाइप है। और बेसिकली ये जो भी ऑब्जेक्ट ये बनाएगा ये स्टूडेंट की क्लास, उस क्लास के उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये तमाम प्रॉपर्टीज़ होंगी, उन प्रॉपर्टीज़ के नाम है, ठीक है। और बाद में हम क्या करेंगे कि जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर चले, यानी कि कोई क्लास इनिशियलाइज हो ये वाली और एक नया ऑब्जेक्ट बना रही हो, तब क्या करें, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो उस ऑब्जेक्ट का नेम है उसमें सेट कर दे कौन सी वैल्यू जो भी मैं पैरामीटर के ज़रिए पास कर रहा हूँ। और इसी तरीके से रोल नंबर के अंदर भी उसको इनिशिएट करे और उसके अंदर वो प्रॉपर्टी रख दे जो कि मैं आर के अंदर मुझे मिल रही है। ये एक छोटा सा मेथड था, इसके ज़रिए हम स्टूडेंट, ठीक है, को बना सकते हैं और देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अगर मैं एक नया स्टूडेंट बनाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा कांस्टेंट स्टूडेंट फॉर एग्जांपल 1, ठीक है। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, न्यू करके कॉल करूँगा, अपनी क्लास का नाम बताऊँगा यहाँ पे, इसको बिल्कुल फंक्शन की तरह इसको कॉल करूँगा। ये एरर इसलिए दे रहा है कि यहाँ पे इसको 2 आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो कि हमने यहाँ पे इसको बताए हैं, एन वाले और आर वाले, यानी नेम और रोल नंबर। तो ये जो मेरा पहला स्टूडेंट है इसका जो है वो नाम है यहाँ से, ठीक है। नेम मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दिया था उसको, ठीक है। और फिर इसका रोल नंबर जो है वो है 1 2 3 4, ठीक है। ये काम मैं जैसे ही करता हूँ टाइप स्क्रिप्ट ने मुझे यहाँ पे ऐसे ही उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स के ऊपर अभी इसमें। अच्छा, ये काम करने के बाद अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं console.log कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ कि मेरे स्टूडेंट के अंदर क्या पड़ा हुआ है। तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा स्टूडेंट 1। अच्छा, अब जब मैं यहाँ पे अपना टाइप स्क्रिप्ट का ये जो प्रोजेक्ट वगैरह ये सारी चीज़ें मैं सेट कर चुका हूँ ना, तो अब सेट करने के बाद मुझे यहाँ पे अब वो ऐप फाइल का नाम नहीं बताना, क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर दी है सारी और मैंने यहाँ पे रूट डायरेक्टरी में बता दी कि मेरी टाइप स्क्रिप्ट की सारी फाइल्स कहाँ पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो अब मैं सिर्फ tsc की कमांड चलाऊँगा, ठीक है। और tsc की कमांड चलाने से क्या होगा, ये जो मेरी app.ts है फाइल, ये ये जो सोर्स का फोल्डर है ये उसके अंदर जाएगा और उसके अंदर जितनी भी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल्स पड़ी हुई हैं ये उन तमाम को ही कंपाइल कर देगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे tsc लिखा और एंटर कर दिया। अब मैं आता हूँ अगर डिस्क के अंदर, मैंने डिस्क बताया था, तो यहाँ पे देखो ये app.js की फ़ाइल आ गई। app.js.map भी आई है। मैप जो है वो इस वजह से आई है क्योंकि हमने अपनी tsconfig.json के अंदर हमने यहाँ पे सोर्स मैप को ट्रू किया था, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होगा ये मैं भी आपको बताऊँगा, ठीक है। तो फिलहाल ये है कि हमारे पास 2 फाइल क्रिएट हो गई, app.ts से कंपाइल किया इसने app.js के अंदर, ठीक है। ये आ गई app.js, ये हमारे पास ये आ गई उसकी क्लास, ठीक है, जो भी हमने कोड किया था सारा। और फिर हमारे पास एक app.js.map। अच्छा, एक चीज़ आप शुरू में आप लोगों के पास सबके पास ये एक एरर आया है। वो एरर क्या था कि अगर आप जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल और टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल दोनों खोल देते थे एक साथ तो आपके पास टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एरर आने लगते थे, ठीक है। लेकिन वो चीज़ अब नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम प्रॉपर अपना टाइप स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बना लेंगे तो उसके बाद हमारे पास ये वाले जो इश्यूज़ हैं वो आने बंद हो जाएंगे। तो अभी देखो मेरे पास जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल ओपन हुई
चुकी है यहाँ पे, लेकिन मुझे टाइप स्क्रिप्ट कोई भी इशू नहीं दे रही, क्योंकि उस वक्त हमारे पास प्रॉपर प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप नहीं था। अब हमारे पास प्रॉपर प्रोजेक्ट है सेटअप, तो टाइप स्क्रिप्ट को भी पता है कि बेसिकली ये जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल हमने खोली हुई है ना, ये सिंपली कंपाइल होकर आई है, ये कोई हमारी अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल नहीं है, ये उसी टाइप स्क्रिप्ट से कंपाइल होकर आई है, इसलिए उसने एरर देना बंद कर दिया। ठीक है, अच्छा, ये तमाम काम हमारे पास हो गया। इसको मैं अपने पास ब्राउज़र में रन करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं अपनी HTML फाइल जो है उसको चला लूँगा। HTML फाइल के अंदर मुझे एक चीज़ अपडेट करनी पड़ेगी। पहले मैं सिर्फ app.js चला रहा था, अब मेरी app.js की फ़ाइल वो डिस्ट के फोल्डर के अंदर है, तो मैं यहाँ पे बताऊँगा उसको dist/app.js। ठीक है, तो इसके बाद फिर मैं अपनी फ़ाइल को कर लेता हूँ कॉपी पाथ फाइल का, और इसको यहाँ पे रन कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये फ़ाइल मेरे पास रन हो गई है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ कंसोल पे, और कंसोल पे आके देखो मुझे यहाँ पे प्रिंट हो गया जो भी मैंने यहाँ पे कंसोल पे करवाया था, स्टूडेंट 1। ये देखो ये स्टूडेंट की क्लास से आया, इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे दिखा रहा है, नेम यासिर, रोल नंबर 1 2 3 4। तो उसके अंदर वही ऑब्जेक्ट बेसिकली वो पड़ा हुआ है। ठीक है, क्लास से बना है वो ऑब्जेक्ट। अब्दुल्ला था भाई, आप घर पे जाके क्या कहते हैं, घर पे इसको कंपाइल कर लेना, आपके पास जावास्क्रिप्ट का कोड आ जाएगा और आप वहाँ पे उसको रीड कर लेना। ठीक है, मैं दिखा सकता हूँ अभी, लेकिन इसलिए जानबूझ के आपको नहीं दिखा रहा ताकि आप खुद भी घर पे इसको करो। ठीक है, अच्छा, ये काम हो गया हमारे पास। ये चीज़ क्लियर है? अभी तक हमने जो भी क्या कहते हैं अपने पास एक क्लास बनाई और उस क्लास से एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, क्लियर है? मुझे बताएं जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर आप लोगों को अभी तक तमाम चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या लिखा था? कंस्ट्रक्टर के अंदर बेसिकली हमारे पास ये वाली जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ थी, हमने उनको इनिशियलाइज़ करवाया, उसमें वैल्यू डलवाई है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो नेम रखा था उसी में मैंने कह दिया कि दिस डॉट नेम इक्वल्स टू, उसके अंदर आप वैल्यू कौन सी रखोगे जो भी मुझे कंस्ट्रक्टर के अंदर मिलेगी। यहाँ पे ये वो वैल्यू मैंने उसके अंदर सेव करवाई है, बस, और कुछ भी नहीं करवाया यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे अब हम देख लेते हैं वो जो हमने सोर्स मैप ट्रू जो किया था, वो हमने क्यों किया था यहाँ पे, ये वाला सोर्स मैप ट्रू। बेसिकली अब आप देख रहे हो जो मैंने यहाँ पे console डॉट लॉग करवाया था ts यहाँ पे अपनी app.ts की फ़ाइल के अंदर, ये मैंने अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल से करवाया था। ठीक है, लेकिन ब्राउज़र में कौन सी फ़ाइल चलती है हमारे पास? हमारे पास जो हमने index.html के अंदर लगाई हुई है वो हमारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल। बेसिकली ब्राउज़र को हमारी ts की फ़ाइल का पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जब हमने कंसोल करवाया तो कंसोल करवाते वक्त ये यहाँ पे लॉग क्या कर रहा है कि ये लॉग कहाँ से हुआ है, कौन सी लाइन नंबर से हुआ है, app.ts लाइन नंबर 99। ठीक है, तो ये अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे तो ये देखो यहाँ पे इसने मेरे लिए टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल को ओपन भी कर दिया। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे किसी भी जगह पे ब्रेक पॉइंट लगा के अगर आप जावास्क्रिप्ट पे हो तो आपको पता होगा कि ब्रेक पॉइंट हम क्यों लगाते हैं। ठीक है, डिबगिंग करने के लिए, कहीं पे भी कोड को अगर हमने रोकना होता है कि देखना होता है कि कहाँ पे क्या चीज़ चल रही है उसके लिए। तो यहाँ पे ts फाइल चल रही है, हालांकि ब्राउज़र में ts फाइल चलती नहीं है, ब्राउज़र ts फाइल को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी यहाँ पे ts फाइल चल रही है। तो बेसिकली ये जो है ये एक बेनिफिट है कि अगर प्रॉब्लम क्या होती है मैं बताता हूँ। ये जैसे आपके पास बहुत बड़ा लाइन ऑफ कोड है, ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट का, और वो जब जावास्क्रिप्ट में कंपाइल हो जाएगा तो उसकी कुछ ना कुछ शेप जो है वो चेंज हो जाती है। अब जो फंक्शन आपने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर लिखा था, कभी कभार मिनीफाइड वर्जन अगर आप यूज़ कर रहे हो, इस तरह की कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो, वो फंक्शन आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर शायद उस नाम से ना मिले। ठीक है, अगर वो चीज़ नहीं मिली, ख़ास तौर पे अगर आप ECMAScript 5 यूज़ कर रहे हो तो फिर ठीक है, तब तो ये अगर जो क्लास हमने लिखी है वो क्लास वहाँ पे मिलेगी नहीं आपको, वो फिर अपने ही हिसाब से जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाएगा। तो प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल में कोडिंग कर रहे हो और ब्राउज़र के अंदर आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर डिबगिंग करनी है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। तो ये जो हमने सोर्स मैप ट्रू किया है, इसने क्या किया था, इसने यहाँ पे एक मैप फाइल बनाई थी। ठीक है, और मैप फाइल जो हमारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है उसके अंदर यहाँ पे एक नीचे कमेंट है जो कि ब्राउज़र हमारा रीड कर रहा होता है। ये कह रहा है कि इसकी सोर्स मैप फाइल जो है app.jl.map है। तो बेसिकली इसने क्या किया, इसने ब्राउज़र को ये बताया कि जो हमारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है ये कनेक्टेड है इस मैप फाइल के साथ,
और इस मैप फाइल के अंदर बेसिकली हमारी टाइप स्क्रिप्ट फाइल की जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो जा रही है, ठीक है, ये वाली। और उससे जो है वो ब्राउज़र जो है वो समझ पा रहा है कि अच्छा मैं चलाऊँगा तो इस फाइल को, लेकिन यूज़र को डिबग करने के लिए मुझे यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल दिखानी होगी। तो देखो अभी चल रही है हमारे पास जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल, लेकिन मैं टाइप स्क्रिप्ट के ज़रिए डिबग कर पा रहा हूँ फाइल को। तो ये बहुत एक बड़ा ऑप्शन है। अगर आप प्रॉपर डिबगिंग करते हो अपने कोड को, डिबगिंग का आपको आइडिया है, तो आपको पता होगा कि ये क्या कहते हैं, काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। फोर्स मैप जो है वो मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बस ये इसका इतना काम है कि आपके ब्राउज़र के अंदर आपको टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ही कोड को डिबग करने की इजाज़त दे देता है। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब हम चल रहे हैं, जैसे अब हमने जितना भी ये सारा का सारा काम किया ना यहाँ पे, इसके लिए हमारे पास क्या कहते हैं, अभी एक चीज़ होती है इसमें एक्सेस मॉडिफायर्स के नाम से, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर्स का मतलब ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो है जो हमने बनाई है, या कोई भी मेथड जो हमने बनाया है, बेसिकली वो प्रॉपर्टी जो है वो यूज़र को यानी जो भी आप क्या कहते हैं क्लास के बाहर रहते हुए उसको एक्सेस कर सकते हो या नहीं कर सकते, वो तमाम चीज़ें जो है वो आप एक्सेस मॉडिफायर के ज़रिए बता रहे होते हो, ठीक है। तो एक्सेस मॉडिफायर बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप जैसे यहाँ पे मैंने जो भी कीज़ बनाई थी, इनमें से किसी भी की का नाम जो है वो आगे मैंने कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाया, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एक्सेस मॉडिफायर आपका जो होता है वो होता है पब्लिक, ठीक है। यानी कोई भी आप की बना रहे हो यहाँ पर, कोई भी आप जो है वो आपकी जो है वो प्रॉपर्टी बन रही है, तो उसके आगे पब्लिक जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक है, ठीक है। अगर आपको किसी को भी प्राइवेट बनाना है तो आप उसको ऐसे प्राइवेट बना सकते हो, ठीक है। प्राइवेट बना लोगे तो अब यहाँ पे कहीं पे भी आप उसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे भी यूज़ करोगे वो एरर देगा, ठीक है। रोल नंबर क्योंकि मेरा प्राइवेट है, मैं उसको यहाँ पे कंसोल करवा रहा हूँ, ये एरर दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको नेम को करता हूँ तो ये मुझे एक्सेस करने की इजाज़त देगा, क्योंकि नेम जो है वो पब्लिक है और जो रोल नंबर है वो प्राइवेट है, ठीक है। बस ये एक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये जो, इसको हम वापस हटा देते हैं। अच्छा, अगर आपके पास कोई क्या कहते हैं टाइप स्क्रिप्ट रिकमेंड करता है कि अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी अगर पब्लिक है तो उसके लिए पब्लिक कीवर्ड लगाना ज़रूरी नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक ही होती है, तो आप भी हटा दो, कोई इशू नहीं है अगर पब्लिक है तो, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे, अच्छा इसका एक शॉर्ट हैंड मेथड है, ये जो हमने जितना भी अभी काम किया ना, दिस डॉट नेम और ये सारी चीज़ें और फिर ऊपर भी लिखा, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आप एक ही जगह पर कर सकते हो। अगर आप कोई भी आपके पास आप चाह रहे हो कि आपके पास जो वैल्यू आएगी वो एज अ पैरामीटर आएगी, जैसे कि यहाँ पे एन और आर के अंदर आ रही है, और उन्हीं को आप उस ऑब्जेक्ट की, जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसकी प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हो, ठीक है। तो आपको पास बहुत आसान तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे इस तरीके से उसको डिफ़ाइन करें, ठीक है, और साथ में उसका एक्सेस मॉडिफायर लगा दें, ठीक है, पब्लिक। और इसी तरीके से ये जो आपका रोल नंबर है, ठीक है, इस तरीके, अब आपको इसकी नीड नहीं है, ठीक है, इस तमाम की। इससे डायरेक्टली आपके पास जो है वो जो भी आपकी क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज़ हैं वो खुद ही उस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएंगी। अगर मैं अभी भी इसको रन करता हूँ, अच्छा एक तो चीज़ ये है कि अब मुझे बार बार TSC चलाना पड़ रहा है, तो उसके लिए हमारे पास TSC डैश वॉच का एक फ्लैग होता है। उससे क्या होगा, उससे जैसे जैसे आप फाइल में चेंजेस करोगे वैसे वैसे ये खुद ही क्या करेगा, आपकी फ़ाइल को बार बार कंपाइल करते रहेगा, अपडेट करते रहेगा। या इसका शॉर्ट हैंड है TSC-W, ठीक है, डैश वॉच का। अब ये क्या कर रहा है, ये देखो, स्टार्टिंग कंपाइलेशन इन वॉच मोड। आप जैसे जैसे यहाँ पे चेंजेस करोगे वैसे वैसे ये फाइल के अंदर खुद ही रखेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अभी जाता हूँ इसको और यहाँ पे चेक करता हूँ तो ये देखो कंसोल के अंदर स्टूडेंट, ठीक है, देख लो कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ सेम वैसे का वैसे ही है यहाँ पे, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मैं चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट के अंदर एक और कोई प्रॉपर्टी हो, ठीक है, जो कि बेसिकली मुझे क्या कहते हैं क्लास के अंदर इनिशियलाइज़ करते वक्त नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर चाहिए, और ऑब्जेक्ट के अंदर जो है ना क्या कहते हैं मैं बाद में उस डेटा को ऐड करवा लूँगा, इंसर्ट करवा लूँगा। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि इस जो भी मेरा स्टूडेंट है उसकी स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो स्किल्स को मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि इनिशियलाइज़ करते हुए उसका स्किल्स का डेटा मुझे नहीं मिलेगा, तो मैं उसको ऐसे बता सकता हूँ, ठीक है, कि उसका स्किल्स जो है वो एरे ऑफ स्ट्रिंग होगी, ठीक है। और इसको यहाँ पे
एज ए एम्प्टी एरे हम इनिशियलाइज़ कर सकते हैं कि जब भी इसका कोई भी स्टूडेंट जो है वो क्रिएट होगा उसके अंदर स्किल्स की एक प्रॉपर्टी मौजूद होगी जिसमें एम्प्टी वैल्यू रखी हुई होगी और उसमें टाइप स्क्रिप्ट अलाउ करेगा हमेशा स्ट्रिंग वैल्यूज़ उस एरे के अंदर, ठीक है, क्योंकि मैंने उसकी जो टाइप बताई है वो स्ट्रिंग एरे बनाई है, ठीक है। अगर अब मैं आके इसको यहाँ पे रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे देख लो मेरे पास स्किल्स वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से कर सकता हूँ कि मैं स्टूडेंट को इनिशियलाइज़ करने के बाद मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट 1 डॉट स्किल्स डॉट पुश, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी स्किल्स के अंदर हमारे पास है जावास्क्रिप्ट, ठीक है, कोई कंप्लेन नहीं होगी, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे अब आके हम रीलोड करते हैं तो ये एक बहुत बेसिक सी जावास्क्रिप्ट की चीज़ है, ठीक है। तो स्किल्स के अंदर उसके पास यहाँ पे एरे में जावास्क्रिप्ट आ गया, ठीक है। अच्छा, ये तो ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है, कहीं पे भी गलती से अगर मैंने कहीं पे कोई कोड किया हुआ है तो प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर मैंने कहीं पे भी स्टूडेंट 1 डॉट स्किल्स के अंदर यानी जो एरे है उसकी मैंने डॉट लेंथ को कर दिया 0, ठीक है, या उसको एम्प्टी एरे से फिर से इनिशियलाइज़ करवा दिया, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम होगी। देखो जो वैल्यू मेरे पास यहाँ पे रखी हुई थी वो सारी की सारी उड़ गई। अब मैं नहीं चाह रहा कि कोई भी जो मेरी स्किल्स हैं उनको इस तरीके से एक्सेस करे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर एक्सेस मॉडिफायर लगा सकता हूँ प्राइवेट का। अब प्राइवेट का जब मैंने एक्सेस मॉडिफायर लगा दिया, अब देख लो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट जो टाइप स्क्रिप्ट है वो मुझे स्किल्स को डायरेक्टली एक्सेस करने नहीं दे रहा। अब आपके जहन में सवाल आना चाहिए कि ठीक है सर ये तो ठीक है, अब मैं उसको यहाँ पे ये चेंज नहीं कर सकता, लेकिन इससे तो मेरा पुश जो है वो भी बंद हो गया कि मैं अब कोई नई प्रॉपर्टी उसके अंदर ऐड भी नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम आगे चल के इसमें गेटर सेटर्स हैं वो भी बना सकते हैं, और इसके लिए मैं कोई एक क्लास के अंदर मेथड भी बना सकता हूँ जो कि स्किल्स को ऐड करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर रखा ऐड स्किल का मेथड आप इस तरीके से बना सकते हो ऐड स्किल, ठीक है। मैंने बताया कि ऐड स्किल मैं जब भी कॉल करवाऊंगा तो मैं आपको एक स्किल दूंगा जिसकी टाइप जो होगी वो बेसिकली एक स्ट्रिंग होगी, और आप क्या करोगे, आप बेसिकली यही काम करोगे दिस, ठीक है, क्योंकि अभी हम क्लास के अंदर हैं तो दिस करके यूज़ करेंगे, दिस डॉट स्किल्स डॉट पुश, और जो भी स्किल मैंने इसको एज अ पैरामीटर भेजी है ऐड स्किल के फंक्शन के अंदर मेथड के अंदर, वो चीज़ आप उसको ऐड करा दोगे। तो मैं बजाय डॉट पुश कॉल कराने के मैं सिंपली क्या करूँगा, स्टूडेंट 1 डॉट ऐड स्किल को कॉल कराऊँगा और उससे मेरी जावास्क्रिप्ट की जो वो है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे स्किल्स के अंदर ऐड हो गई, ठीक है। लेकिन मैं किसी भी तरीके से अब स्टूडेंट 1 के अंदर से डेटा को डिलीट नहीं करवा सकता, क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है किस चीज़ का, स्किल्स का। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट 1 डॉट स्किल्स जहाँ जब भी करने की कोशिश करूँगा ये मुझे एरर पास कर देगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक फ़ायदा था कि आपके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी का, कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से आप अपने पास यूटिलाइज़ कर सकते हो। जी बिल्कुल, मैंने बता दिया सवाले कि हम एक्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। मैंने अभी स्किल्स को प्राइवेट बनाया और उसको एक मेथड के ज़रिए उसके अंदर जो भी काम करवाना है वो कर सकते हैं। बिल्कुल, ये जो इंडेक्स नंबर और उसकी लेंथ यहाँ पे बता रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपने किया ना हमज़ा। बेसिकली यहाँ पे इसलिए बता रहा है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास चल रही है वो चल रही है टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है, सॉरी जावास्क्रिप्ट। जो जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर क्या कहते हैं, हमारे पास प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, ठीक है। तो जब ये जो हमारे पास प्राइवेट वाला जो इशू है ये सिर्फ कोड करते वक्त है, ठीक है, यानी आप कोड करते वक्त कहीं पे भी गलत कोड नहीं कर सकते, आपको कोड गलत नहीं करने देगा, ठीक है। लेकिन जब बेसिकली आपकी जावास्क्रिप्ट बन गई, कंपाइल हो गई, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपके पास ये जो स्किल्स है ये बिल्कुल दिस डॉट नेम और दिस डॉट रोल नंबर की तरह है, ठीक है। इसमें कोई एक्स्ट्रा काम नहीं हो रहा, कोई यहाँ पे प्राइवेट वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट की नज़र में ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को सपोर्ट ही नहीं कर रहा होता, ठीक है। ये तो ये वाला जो काम है वो सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट के अंदर है, और ब्राउज़र पर हमारे पास जावास्क्रिप्ट
चल रही है, इस वजह से ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं समझना कि अगर जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र के ऊपर वो चीज़ दिखाई दे रही है हमें तो मतलब इससे कोई नुकसान है, इससे कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। अगर वो जावास्क्रिप्ट वहाँ पे ब्राउज़र के अंदर दिख रही है तो उससे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बेसिकली कोडिंग के ऊपर आपकी जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, कोडिंग करते वक्त आप गलत कोड नहीं कर सकते अगर आप टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो तो। ये चीज़ क्लियर है आपको, ये एक्सेस मॉडिफायर्स वाली पब्लिक प्राइवेट जो हमने काम किया है। ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने से क्या मुराद है भाई आपकी? कोड दिखा दूँ? बिल्कुल कोड दिखा देते हैं। ये हमारी क्लास का छोटा सा कोड है। गेटर्स सेटर्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। गेटर्स सेटर्स मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अच्छा, एक आखिरी चीज़ जो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं वो बेसिकली यहाँ पे है रीड ओनली प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं नहीं चाहता कभी भी कि जैसे रोल नंबर जैसी प्रॉपर्टी है जो मेरी स्टूडेंट के पास जो मैं एक बार असाइन करूँगा तो मैं नहीं चाहता कि ये कभी भी मॉडिफाई हो सके, ठीक है। इसमें जो मैंने एक बार वैल्यू दे दी है वो मैंने दे दी, मैं उसको रीड कर पाऊँ लेकिन मैं उसको मॉडिफाई नहीं कर पाऊँ। तो मैं यहाँ पे अगर उसको रीड करना चाहूँ, कहीं पे भी इफ़ एल्स की कंडीशन लगाना चाहूँ, कहीं पे भी रखना चाहूँ, console.log पे देखना चाहूँ, तो ये मुझे student.roll number करने दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन अगर मैं इसी को ही student1.roll number के आगे अगर मैं कहीं पे भी इस तरीके से अगर मैं वैल्यू असाइन करने जाता हूँ तो ये क्या करेगा, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें कोई नई वैल्यू असाइन करी तो ये मुझे एरर दे रहा है क्योंकि मैंने उसको बना दिया रीड ओनली, ठीक है। तो रीड ओनली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास उसके अंदर आप रीड कर सकते हो प्रॉपर्टी को, लेकिन उसमें कोई नई वैल्यू वहाँ पे असाइन नहीं कर सकते। अगर आप स्टूडेंट टू देखो, अगर आप स्टूडेंट टू बनाते हो ना, जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट वन बनाया था, ठीक है, आप बिल्कुल स्टूडेंट टू यहाँ पे बना सकते हो। स्टूडेंट टू कर लो उसको, ठीक है। स्टूडेंट टू जो है आपका उसका नाम है नादिर और इसका रोल नंबर जो है वो आपके पास है 2 3 4 5, बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू, ठीक है, चेक कर लो, दोनों के अंदर एग्जैक्ट सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी, बस दोनों के अंदर वैल्यूज़ अलग अलग होंगी, ठीक है। जैसे कि मैंने जो काम जो यासिर में किया, देखो यासिर है, यासिर का रोल नंबर अलग है और यासिर की स्किल्स के अंदर जावास्क्रिप्ट ऐड है, ठीक है। और इसी तरीके से नादिर है, तो नादिर में मैंने अभी कोई स्किल्स ऐड नहीं की तो उसका स्किल्स का जो एरे है वो एम्प्टी है, रोल नंबर उसका अलग है और उसका नेम भी अलग है, ठीक है। इसी तरीके से मैं जैसे स्टूडेंट टू के ऊपर स्टूडेंट टू के अंदर भी कोई ऐड स्किल कर सकता हूँ और उसके अंदर भी कोई स्किल ऐड करवा सकता हूँ, जैसे कि इसकी जो स्किल है वो है पाइथन, ठीक है। और इसको अगर हम अब आके रीलोड करते हैं तो देखो दोनों की कीज़ जो होंगी ना, नेम, रोल नंबर, स्किल्स, ये सब एक ही चल रही होंगी क्योंकि क्लास सबकी सेम है, लेकिन जो वैल्यूज़ हैं वो फ़र्क है। नेम में इसके यासिर, उसके नेम में नादिर, जो भी हम पास कर रहे थे उसके रोल नंबर में 2 3 4 5, और फिर स्किल्स के अंदर दोनों की स्किल्स भी अलग अलग हैं। जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में चेंज बिल्कुल आप कर सकते हो लेकिन रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि जब भी आप टाइपस्क्रिप्ट में चेंज करोगे वो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल दोबारा से ओवरराइड हो जाएगी। आप टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल में चेंज करोगे तो वो खुद ही जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में जा रहा होगा, वहाँ पे चेंज करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। भाई इस स्किल की डॉट नेट में पता नहीं मुझे क्या हेल्प मिलेगी, मुझे डॉट नेट मुझे नहीं आती है तो मुझे उसके बारे में तो कमेंट नहीं कर सकता। रीड ओनली नहीं भाई, कंस्ट्रक्टर में नहीं होगा। आप जहाँ पे भी एक्सेस मॉडिफायर बताते हो, जैसे अगर आप प्राइवेट में बता रहे हो तो प्राइवेट में भी आप रीड ओनली कर सकते हो, यहाँ पे जो ऊपर स्किल्स के ऊपर यहाँ पे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। कहीं पे भी जो है वो अब स्किल्स
को आप इक्वल्स टू करके नहीं चेक कर सकते, इवन के इसके यहाँ पे भी नहीं कर सकते। दिस डॉट अगर आप जहाँ पे भी स्केल्स को इक्वल्स टू करने की कोशिश करोगे ये एरर दे देगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये रीड ओनली प्रॉपर्टी बन गई है। आप यहाँ पे बताओ या यहाँ पे बताओ, एक्सेस मॉडिफायर के साथ बताते हैं बस हम इसको। ठीक है, कोई और क्वेश्चन? एक ही कोड थे इनपुट से बहुत सारे स्टूडेंट्स का। आसिफ अली, आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया। शेरोज़ असगर, आप जो है ना मुझे इनबॉक्स करो, इसहाक भोजानी के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, वहाँ पे मुझे अपना फ़ोन नंबर बता दो, ठीक है, और अपना स्क्रीनशॉट दे देना जहाँ पे आपका पास रिज़ल्ट आपका आ रहा है ना, तो मैं आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव कर दूँगा। कंस्ट्रक्टर रिपीट करते हैं। बेसिकली कंस्ट्रक्टर जो है ना ये एक मेथड है, ठीक है, जो कि क्लास का अपना मेथड होता है। ये बेसिकली उस वक्त कॉल होता है जब भी आप न्यू स्टूडेंट, आपने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगा के कॉल कराया ना, ये भी आप कॉल ही करा रहे हो ना क्लास को फंक्शंस की तरह। जैसे ही आप इसको न्यू किसी भी क्लास का नाम लगा के कॉल कराते हो, नया इंस्टेंस बनाते हो, एक नया ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हो, तो आपका ये वाला फंक्शन जो है ये कॉल हो जाता है, ठीक है। ये वैसे कंस्ट्रक्टर है, और यहाँ पे जो भी आपने वैल्यूज़ पास की हैं वो मिलेंगी इसको, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे यासिर और 1 2 3 4 दिया है, तो नेम के अंदर कंस्ट्रक्टर में यासिर आ जाएगा और रोल नंबर के अंदर 1 2 3 4 आ जाएगा। अगर कंस्ट्रक्टर के अलावा रीड ओनली बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं आप, वो आपको फ़र्स्ट टाइम वैल्यू असाइन करने देगा। अगर फर्स्ट टाइम भी वैल्यू असाइन ना करने दे तो फिर उसका फ़ायदा ही नहीं है ना, फिर तो वो जो आप वेरिएबल बना रहे हो उसमें तो आप कभी भी वैल्यू रख ही नहीं सकते। दिस का कीवर्ड समझा दें मेरे भाई। दिस जो है ना, दिस यहाँ पे दिस जो है वो बात कर रहे हैं नए बनने वाले ऑब्जेक्ट की। जैसे कि यहाँ पे जब मैंने न्यू स्टूडेंट कॉल किया था ना, तो वो ऑब्जेक्ट बना, वो ऑब्जेक्ट बन के आ गया स्टूडेंट 1 के अंदर। स्टूडेंट 1 के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट बना, जो कि फॉर एग्जांपल हमारे यासिर भाई का ऑब्जेक्ट था, ठीक है, तो हमेशा दिस जो है ना वो बात करेगा जो भी ऑब्जेक्ट बन रहा है उसकी बात कर रहा है। यानी अगर मैं क्या कहते हैं ऐड स्किल की बात कर रहा हूँ और मैंने स्टूडेंट 1 डॉट ऐड स्किल कॉल किया, तो स्टूडेंट 1 में है यासिर, तो ये यासिर की स्किल्स की बात करेगा। दिस का मतलब है ये वाला, ठीक है, तो ये उसकी बात कर रहा है। प्राइवेट पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर मेरे भाई, पब्लिक जो है वो आपको क्या कहते हैं क्लास के बाहर आपको उसका एक्सेस होता है, आप उसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ कर सकते हो, आप उसको रीड करो, राइट करो, कुछ भी करो, पब्लिक जो है वो अलाउ करेगा, ठीक है। प्राइवेट जो है वो अलाउ नहीं करता किसी भी तरह के इसको। टाइप और इंटरफेस में क्या फ़र्क है, ये मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अभी मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर ना आपको इंटरफेसेस समझाऊंगा। तो टाइप और इंटरफेसेस जो है ना, इन दोनों का डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या फ़र्क होता है दोनों के अंदर। प्राइवेट मॉडिफायर को बताया तो है, प्राइवेट मॉडिफायर को आप कोई ना कोई मेथड बनाते हो और मेथड बना के उसको एक्सेस करते हो, यानी जितनी चीज़ आपको अलाउ करनी है। मुझे सिर्फ उस प्राइवेट स्किल्स के अंदर सिर्फ वैल्यू को पुश करवाना था, मैं नहीं चाहता था कि कोई भी उसके अंदर से कोई चीज़ डिलीट कर दे। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको प्राइवेट बना के ऐड स्किल का मेथड बना के उसके अंदर डॉट पुश करा दिया। अब ये जो इसके अंदर जितने भी स्टूडेंट के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे ना, वो स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस क्लास के बाहर मैं कहीं पे भी उस स्किल्स को यूज़ नहीं कर सकता किसी भी तरह से। बिल्कुल क्लास के साथ भी यूज़ होते हैं, हम देखेंगे बाद में। पुश इसलिए अलाउ है मेरे भाई क्योंकि वो एरे के ऊपर लगा हुआ है। अगर वो किसी ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर लगा हुआ था, जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक स्ट्रिंग हो गई, ठीक है, या फिर हमारे पास क्या कहते हैं नंबर हो गया या बुलियन हो गया, वो तमाम वैल्यूज़ जो कि बाय वैल्यू कॉपी होके जारी होती हैं, उन तमाम के ऊपर कभी भी आप असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। जब आपने स्किल्स के ऊपर एरे रखा है यहाँ पे, अब मैं स्किल्स के ऊपर नया एरे नहीं सेट करवा सकता, कभी भी इसमें असाइनमेंट नहीं होगी, स्किल्स इक्वल्स टू नहीं कर सकते, लेकिन उसी एरे के अंदर ही आप नई चीज़ों को ऐड करवा सकते हो, इस वजह से वो उसको अलाउ कर रहा है, ठीक है।
ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आप कांस्टेंट बना लेते हो, कांस्टेंट बना के जब आप एरे रखते हो तो कांस्टेंट का भी तो यही काम होता है ना कि वो कभी भी वैल्यू को रीअसाइन नहीं करने देता। लेकिन अगर आप कांस्टेंट के अंदर अगर आपने एरे रखा हुआ है तो उस एरे के अंदर नई वैल्यू पुश करवा सकते हो ना। बस यही काम हो रहा है यहाँ पे भी। डिपेंडेंसी इंजेक्शन मेरे भाई वो कॉन्सेप्ट जो है ना वो एंगुलर का कॉन्सेप्ट है। जी शेरोज, मैं आपका मैसेज जो है चेक कर लूँगा। सर फंक्शन बता दें। अरे मेरे भाई फंक्शन कहाँ पे आ गए यार। क्लास में वेरिएबल, मेरे भाई ये वेरिएबल्स ही तो हैं। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी बेसिकली एक तरह से वेरिएबल्स ही तो हैं, और क्या है। इनको हम प्रॉपर्टीज़ का नाम दे रहे होते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के अंदर रहती हैं, इस वजह से। टाइप्स बिल्कुल लूप का कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, लूप के बगैर कैसे चलेगा। लेकिन लूप के अंदर कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। जो आपके पास जावास्क्रिप्ट में चल रहा होता है बिल्कुल वैसे ही सब कुछ सेम है, वही चीज़ है। टूपल्स को रियल लाइफ में मैंने बताया ना अभी आपको, यहाँ पे टूपल्स की मैंने 3 एग्जांपल्स आपको इसीलिए दी थी क्योंकि टूपल्स में लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि मेरे पास ये जेंडर है, ठीक है। अब जेंडर के अंदर जो मेरे पास एरे है उसके अंदर यहाँ पे मुझे पता है कि भाई इसमें 2 ही टाइप्स हो सकती हैं, मेल फीमेल, ठीक है। एक टिकटॉकर भी हो सकती है लेकिन वो अभी हम यहाँ पे नहीं रख रहे, ठीक है। मेल फीमेल तक ही सही है। अच्छा उसके बाद फिर क्या कहते हैं यहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं इसको मैंने इसलिए बताया कि यहाँ पे भाई 2 ही वैल्यूज़ होंगी, 0 इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। और इसके अलावा और कुछ यहाँ पे नहीं होगा। इसी तरीके से फिर यहाँ पे एरर का मैंने बताया था कि फॉर एग्जांपल एरर 404 आपका एरर का कोड आ गया और उसके बाद फिर आपके पास स्ट्रिंग आ गई। ठीक है भाई, आज की क्लास फिर हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से कल मुलाकात होगी। हमारे टाइप स्क्रिप्ट का जो है वो क्या कहते हैं नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा फोर्थ हमारा सेशन होगा और उसमें, ठीक है। तो तब तक के लिए आप तमाम लोगों को अल्लाह हाफ़िज़।